अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि इमरान खान की जान को खतरे और मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खदशात की बातें क्यों हो रही हैं। आज अलीमा खान ने इमरान खान की जान को लाहक खतरे से मुतल्लिक अहम बयान दिया। क्या मौजूदा सूरत हाल में अलीमा खान के खदशे को नज़रअंदाज किया जा सकता है? नाज़रीन, माज़ी करीब में मुतअद्दिद बार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जान को खतरे की खबरें मीडिया की शह सुर्खियों में रहीं। इमरान खान की जान को खतरे के खदशात न सिर्फ उनके खानदान के अफराद बल्कि उनके पार्टी रहनुमा भी कई बार कर चुके हैं। इमरान खान ने पहली बार 1 अप्रैल 2022 को बतौर वज़ीर आज़म अपनी जान को लाहक खतरे से मुतल्लिक खदशात का जिक्र किया था। इन खदशात को तकवीत उस वक्त मिली जब उनकी रैली पर 3 नवंबर 2022 को वज़ीराबाद में फायरिंग की गई। फायरिंग की वजह से वो जख्मी हुए और इस दौरान वो जमान पाक में क़याम पजीर रहे। इमरान खान ने 22 मार्च 2023 को एक मरतबा फिर इस खदशे का इजहार किया कि उन्हें मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल किया जा सकता है। उसके बाद इमरान खान ने अपनी अहलिया के बारे में भी ऐसे ही खदशात का इजहार अप्रैल 2024 में किया कि बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिया गया। इससे पहले बुशरा बीबी की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया था कि उनके खाने में हार्पिक मिलाया गया है, लेकिन बुशरा बीबी के तफसीली मेडिकल चेकअप के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसमें खाने में जहर मिलाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। उसके बाद 20 जुलाई 2024 को बुशरा बीबी ने बयान दिया कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जान को खतरा है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ इमरान खान की जान से मुतल्लिक मुसलसल खदशात का इजहार कर रही है। आज उनकी बहन ने भी वही बात की जो पहले इमरान खान और बुशरा बीबी कर चुके हैं। हमें ये भी इत्तला मिल रही है कि इमरान खान को एलिमिनेट करने का फैसला हुआ। अगर मकसद ये है कि जल्दी से अलकादर में कन्विक्ट करें, 3 महीने इनको जेल में रखें, क्या इमरान खान को इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको ये एलिमिनेट कर दें, उनको ये ख़त्म कर दें? नाज़रीन, अलीमा खान के अहम बयान के अलावा आज एक बार फिर इमरान खान ने इस खदशे का इजहार किया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का सारा ड्रामा उन्हें मिलिट्री कोर्ट में मुंतकिल किए जाने के लिए किया गया है और ये साथ ही ये दावा भी कर दिया कि फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बनाया जा रहा है। इमरान खान की इस बात की तायीद उनकी बहन ने भी की, लेकिन इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर मिलिट्री ट्रायल की बातों को अफवाहें करार दे रहे हैं। इमरान खान ने आज एक मैसेज भेजा है जो फैज़ हमीद को घसीट रहे हैं लाइफ में। उसका मकसद है कि इमरान खान को मिलिट्री जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। फैज़ हमीद के जो है गिरफ्तारी के बाद इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो सकता है। रूमर्स हैं, अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। ये सुनी सुनाई बातें, कोई ऐसा नया केस जिसका आप तस्करा करें ना मेरे इल्म में, ना ही ऐसा कोई केस कोई इस स्टेज पर बन सकता है। नाज़रीन, इमरान खान बार बार अपनी जान को लाहक खतरात से आगाह कर रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स की कानूनी हैसियत अगरचे इत्तफाक का शिकार है, लेकिन इमरान खान मिलिट्री कोर्ट्स में अपने ट्रायल को भी खारिज इम्कान नहीं करार दे रहे। इमरान खान ये बातें आखिर किस बुनियाद पर कर रहे हैं? आज हम इस हवाले से 5 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, पाकिस्तान की तारीख में अहम सियासी रहनुमाओं समेत 2 वज़ीर आज़म को कत्ल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर पहले भी कातिलाना हमला हो चुका है। क्या इस तनाजुर में अलीमा खान के इस खदशे को नज़रअंदाज किया जा सकता है? सवाल नंबर 2, तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत इमरान खान की रिहाई के लिए कोई बड़ी तहरीक चलाने में नाकाम रही। अगर अब कोई ऐसी तहरीक चलती है तो क्या उसकी क़यादत इमरान खान की बहनें करेंगी? सवाल नंबर 3, आज अलीमा खान ने कहा कि हमें इत्तला मिली है कि इमरान खान को ख़त्म करने का फैसला किया गया है। क्या आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की तरफ से कानूनी और सियासी महाज पर जारहाना हिकमत अमली अपनाई जा सकती है? सवाल नंबर 4, इमरान खान ने अपनी हुकूमत के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की हमेशा हिमायत की। उनको DGISI के ओहदे पर रखने के लिए जनरल बाजवा से तनाव की सूरत भी बनी रही। अब इमरान खान को क्यों खदशा है कि फैज़ हमीद उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकते हैं? सवाल नंबर 5, मिलिट्री कोर्ट्स का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लेकिन इमरान खान की तरफ से इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि उनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में मुंतकिल किया जा सकता है। मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में मुंतकिल होने से तहरीक इंसाफ मजीद टूट फूट का शिकार हो सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेहरबानो कुरैशी साहिबा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अजहर कियानी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार मुनीफ फारूक साहब। मुनीफ साहब, मैं सबसे पहले आपसे डिस्कशन का आगाज़ करना चाहूँगा क्योंकि आपकी एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी और उसमें आपने जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से कहा कि जनाब 9 मई को जो कुछ हुआ उसके हवाले से भी फैज़ हमीद साहब जो है उनके ऊपर वो तहकीकात के सर्कल के अंदर आ रहे हैं और कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग जो है अब उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तो उसके मुताबिक तो फिर ये अलीमा खान साहबा जिस चीज़ का जिक्र कर रही हैं, इनका जो डर है या शक है उसमें काफ़ी वेटेज मौजूद है। यानी बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए मंसूर साहब, ये अगर आपने उस ट्वीट को भी देखा होगा, अब देखिए ये क्लेम है
अब जो क्लेम है उसके बारे में एविडेंस आपको पता है, क्योंकि ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग फौज की तहवील में हो रही हैं, तो एविडेंस तो हमारे सामने मौजूद नहीं है। यही बात कही जा रही है और ये क्लेम है कि जी उनका ताल्लुक बाकायदा तौर पर सानह 9 मई के वाक़यात से था, और ये बाकायदा तौर पर उन्होंने आज, जिसका एक पूरा गवर्नमेंट ने भी उसको कहा जी कि ये जनरल फैज़ हमीद साहब का और इमरान खान साहब का गठजोड़ जोड़ था जिसके नतीजे में ये हुआ। दूसरी बात जो उस ट्वीट के पहले हिस्से में मैंने लिखी वो म्यूटनी की, वो भी बेसिकली एक खबर है कि जी जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ ये चार्जशीट के अंदर ये भी मामला ज़ेर बहस आ सकता है या ये चार्जेस के अंदर शामिल हो सकता है। बट इशू ये है मंसूर साहब कि तकरीबन 1.25 साल हो गया है सानह 9 मई को। अब नहायत एहतराम के साथ मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा, क्योंकि प्रॉब्लम एरिया अभी तक ये है कि क्या सफिशेंट एविडेंस मौजूद है या नहीं है, इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मौजूद है या नहीं है। हमारे सामने क्या बैरोमीटर होता है बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में कोई चीज़ लेके जाते हैं तो आपने क्रिमिनल लॉ के अंदर तो बड़ा क्लियर है कि आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है। बट द सैड पार्ट इज़ कि 1.25 साल गुजरने के बाद भी सिर्फ शायद गुजरांवाला की एक अदालत है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद वहीं से एक सज़ा हुई है, बाकी जगहों पर सज़ाएं उस तरह से नहीं हुई। अब वो प्रोसिक्यूशन की नालायकी है, लैक ऑफ एविडेंस है, एविडेंस काफ़ी नहीं है, या प्रोसिक्यूशन सिरे से निकम्मी है, ये जवाब मेरे पास तो नहीं है, ये तो गवर्नमेंट इन पावर ही दे सकती है या जो पीपल इन पावर है वो इसमें ऐड कर लेना मुनीफ साहब, इसमें एक शिक और ऐड कर ले कि शायद वो लोग गिल्टी है ही नहीं, ये भी तो ऐड कर लें। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल ये भी है कि वो लोग गिल्टी है ही नहीं। हाँ। और बहुत से लोगों का अगर देखा जाए तो 6-6, 7-7, 8-8 मुकदमे बनू के भी बाद में उनकी बेल हो जाती है, और कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ एक के बाद एक केस बना है लेकिन प्रूफ किसी एक केस में कुछ नहीं हुआ, तो वो भी तो फैक्ट है ना, वो हम उसे बिल्कुल वी कैन नॉट जस्ट ब्रश इट अंडर द कार्पेट के जी कुछ हुआ ही नहीं, हुआ तो है। बट यहाँ मंसूर साहब जो लड़ाई है ना बेसिकली वो उसकी वो कानून और आइन की या डोमेन के अंदर तो शायद है ही नहीं, ये तो और तरह के मसाइल हैं और तरह की लड़ाई है। अब इसका नतीजा क्या है, नतीजा इसका मुझे तो बड़ा भयानक नजर आता है, एंड वी आर heading towards it and that too at a rocket speed। अच्छा। और मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा मतलब जो कम से कम मैंने पहले भी आपके सामने इस खदशे का इजहार किया था, आप अगर उस वक्त से अब तक देखें तो हालात बेहतर नहीं हुए, डिटीरियरेट किए हैं। ठीक। सो विद दिस स्पीड दैट वी आर गोइंग एट, तो मुझे तो नहीं लगता फ्रैंकली कि कोई हालात बेहतर होने जा रहे हैं। अब मेहरबानो कुरैशी साहिबा, आज मैं देख रहा था कि आपके वालिद साहब को भी अब 1 साल मुकम्मल हो गया कि वो जेर हिरासत हैं। अब इसी दौरान आज अलीमा खान साहबा की जानिब से भी बयान आया है इमरान खान साहब के हवाले से, द वर्ड दैट वुड यूज वाज एलिमिनेट, कि जी उनको एलिमिनेट हो सकता है कि किया जाए। अब ये पहले भी हम इस किस्म के खदशात का जो है वो सुन चुके हैं, तस्करा सुन चुके हैं, लेकिन कोई कॉन्क्रीट एविडेंस इस सिलसिले में अभी तक सामने नहीं आया है। अब इट इज़ रियली हार्ड टू बिलीव दिस टाइम कि वाकई कोई ऐसा कोई प्लान है, या फिर दोबारा से सिर्फ मीडिया की जीनत बनने के लिए इस किस्म की बात की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मंसूर। देखिए, कॉन्क्रीट एविडेंस की अगर हम बात करें तो आजकल जो कुछ चल रहा है इस मुल्क में, किसी हवाले से भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिलता, ना 9 मई के मुकदमों में ना किसी और मुकदमे में। उन्होंने जो बात की या उन्होंने जो खदशा जाहिर किया, वो देखिए बज़ाहिर उनकी बहन, खान साहब की बहन, उनका हक बनता है। उनको हमेशा से ये एक खौफ और एक डर रहा है कि खान साहब को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी। और इस बात को, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, तकरीयत इसी बात से मिलती है कि हमने देखा कि उनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ लॉन्ग मार्च के दौरान। उसके बाद हमने देखा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे भी जो हमला किया गया, उसको भी हम कह सकते हैं कि वो शायद एक कातलाना हमला ही था। हमारा तो यही मानना है। तो ये खदशात तो हैं, और हमारी जमात में अक्सर लोग ये समझते हैं कि खान साहब की जान खतरे में है, और वो इसलिए भी क्योंकि हर तरह का जोर लगा लिया, ना जमात को तोड़ पाए ना खान साहब को तोड़ पाए। तो अब जिसको तोड़ नहीं पा रहे फिर शायद उसको खत्म ही कर दे। तो ये खदशा तो बिल्कुल है, और पाकिस्तान की आवाम से अगर आप पूछें तो उनको भी ये खदशा है। और दूसरा, मेरे ख्याल में जो एलिमिनेट की बात है, उसको सियासी एलिमिनेशन की भी तनाजुर में देखा जा सकता है कि हर तरह की कोशिश की जा रही है कि खान साहब को किसी तरह पॉलिटिकली एलिमिनेट किया जाए, चाहे वो तोशा खाना के केसेस हो जो बच्चे दे रहे हैं, अल कादिर का केस हो,
साइफर केस खत्म हो गया, फिर 9 मई के मुकदमात हैं, रोज नए केसेस बनते जा रहे हैं। और उसमें ये जनरल फैज हमीद की जो गिरफ्तारी है और उसमें जो एक वो अंदिया है कि ये इसीलिए हुई है कि खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में लेके जाना है। मिलिट्री कोर्ट में क्यों? क्योंकि वहां पे हमें तो कुछ पता ही नहीं होएगा कि क्या शवाहिद पेश किए गए, क्या बहस हुई, तो बंद कमरे में बंद अदालत में फैसले भी हो जाएंगे और सजा भी मिल जाएगी। ठीक। अब बिलाल कियानी साहब, ये बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या अलीमा खान साहिबा की जानिब से ये आ रहा है, तो इस सिलसिले में आप नहीं समझते कि इनकी पार्टी को सेटिस्फाई किया जाना चाहिए कि इस किस्म के खदशात जो हैं उनके ज़हन में ना आए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, हम बार बार कह के थक गए हैं कि हम तो हरगिज़ भी कोई शख्स ये नहीं चाहता कि खान साहब या कोई भी कैदी हो उसको कोई इस तरह का रिस्क हो या इस तरह का कोई हादसा हो। और हम तो वो हरकतें नहीं करते जेल के अंदर जो उन्होंने की थी कि हमारे कायदीन और सीनियर पार्टी मेंबर्स जब खान साहब शौक ही अपना एक थाने के SHO होने का पूरा कर रहे थे, वजारत उज़्मा पे मुसल्लत होने के बाद नैब चेयरमैन होने का शौक पूरा कर रहे थे, तो वो तो पूरा दिन नज़र इस चीज़ पर रखते थे कि PMLN के किस लीडर को दवाई नहीं आज मिली, क्यों ना मिले, ना खाना मिले, किसी को मैट्रेस ना मिले, किसी को नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी ना मिले। तो ये तो शौक़ खान साहब ने पूरा किया। हम ऐसा शौक़ नहीं रखते और ख़ान साहब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंफर्टेबल हैं जेल के अंदर। ये बात मीडिया भी और जगहों पे रिपोर्ट हो चुकी है। अब मेरी बस ये गुजारिश होगी कि इस तरह के अलार्म्स रेज़ करने से पहले ज़रूर एहतियात करनी चाहिए। हमने देखा पहले भी खान साहब ने इस तरह के अलार्म्स रेज़ किए, फिर बुशरा बीबी ने भी किए और बाद में बात कुछ और निकली, बल्कि इनके अपने ही डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स या बातें जो थीं वो उससे बरअक्स निकली। बहरहाल आई एम श्योर जो जेल की इंतज़ामिया है और लोग हैं, नो वन विल वांट इस तरह का हादसा हो। आपने फरमाया कि इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े कंफर्टेबल हैं जेल के अंदर, यही आप फरमा रहे थे कि वो कंफर्टेबल हैं? जी जी, खान साहब को खाने भी मर्जी के मिलते हैं, मुलाकातें भी वो करते हैं। अच्छा। वर्जिश का सामान भी मर्जी के मुताबिक मिला। मैंने आज देखा कि उनका आज पता नहीं क्या गिला था कि उनको एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश नहीं मिल रहा। तो अगर आपके मसाइल अब यहाँ पे आ गए हैं ना कि आपको इलेक्ट्रिक टूथब्रश नहीं मिल रहा, और दूसरा ये, और जहाँ पे आप नाव में और तोशा खाना के मुलजिम हो संगीन जराइम के, और साथ ही साथ आप इतने कंफर्टेबल हों कि आप अपने जेल सेल से बैठे हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के लिए एप्लीकेशंस जमा करा रहे हों, तो मेरे ख्याल से आप शायद इतने अनकंफर्टेबल नहीं है। तो ये तो मेरा ख्याल है हम फिर भी तो बिलाल साहब चीजों पर उस तरह नजर नहीं रखते। बिलाल साहब, ये तो उनका कमाल है ना कि वो जेल में रह के भी आप पाकिस्तान में तो उनको इलेक्शन नहीं लड़ने देते, तो वो बाहर वाला इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो तो कर लेना, वो तो उनका राइट है। मगर मैं आपसे बस सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ठीक है शौक पूरा करें अपना, मगर ये ना आप बताएं कि आप बड़ी स्ट्रेस में और आप बहुत ही अनकंफर्टेबल है अगर आप वहाँ से बैठ के अपनी चांसलरशिप की एप्लीकेशन पेन डाउन करें और आप अपने वकील से कह रहे हैं कि बाहर जाके मेरा ये मसला बयान करो। मेरे इलेक्ट्रिक सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मुझे, आई वॉन्ट टू नो दिस फिनोमेना कि वो जेल कौन सी होती है जो कंफर्टेबल होती है, मतलब जेल एंड कंफर्टेबल, ये दोनों लफ्ज एक लाइन में किस तरह इस्तेमाल होते हैं? मैं सिर्फ इस पे हैरान हूं। देखिए, जब आपको ट्रेडमिल और वर्जिश का सामान में असर हो, आपको मर्जी के खाने, आपके मर्जी का मेन्यू, पत्नी मुर्गियां और पत्नी क्या क्या चीजें, आपको 6-10 कैदियों के बराबर की जगह मिली हो और आप मुजरिम हो 9 मई के, ठीक है, आप मुजरिम हो उस दिन के जिस दिन आपने इतराफ़ किया कि आपने कॉल दी और पूरे पाकिस्तान के अंदर आपकी जमात के लोगों और आपके लीडर्स ने आके दुपट्टे पहन के, आपके झंडे पहन के, आपके नाम पर आके पूरे मुल्क में जगह जगह आग लगाई, GHQ पर हमला किया, MM आलम के जहाज के मॉडल को आग लगाई, कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे तोड़े, एनार्की की पूरे मुल्क के अंदर, और आप उस दिन आके बाहर अब आप बैठ के ये कहें कि मुझे इलेक्ट्रिक टूथब्रश नहीं मिल रहा, और इस बेहिसी और बेशर्मी के साथ अगर आप मीडिया के साथ जेल से बात करें तो बिल्कुल मेरा ख्याल है आप इतने अनकंफर्टेबल नहीं हैं जेल में जितना शायद आपको होना चाहिए। ओके, मेहरबानो साहिबा, जल्दी क्विक कमेंट, आप कुछ कहना चाह रही, फिर मैंने मुनीब साहब के पास जाना। जी, मैं बिल्कुल कहना चाह रही हूँ कि बिलाल मेरे भाई हैं, अल्लाह ना करे कि वो कभी जेल जाएं, पर अगर कभी गए तो मैं दुआ करती हूँ कि उनको भी इसी तरह के कंफर्ट्स मिले कि वो 7 बाय 8 फुट के कमरे में बंद हो, नजर बंद हो, उन्हें बाहर जाने की इजाजत ना हो, जेल मैनुअल के तहत जो उनकी राइट्स बनते हैं वो उन्हें ना मिलें, उनके बच्चों से उनको भी बात करने ना दी जाए, मुलाकातें होती हैं मगर मुलाकातों में कटौती होती है, मुलाकातों में जो सुपरिटेंडेंट जेल है उनकी मर्जी के लोग सिर्फ अंदर जाते हैं, लोग बाहर घंटों खड़े होते हैं, तो मुझे उम्मीद है उनको ये सारी सहूलियात मिले। और इनको ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली बात बड़ी चुभी,
चाहे बंदा कंफर्टेबल हो या ना कंफर्टेबल हो, आप उसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने से कोई गर्ज नहीं। वो तो आप देखिए कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने कहा कि ये बंदा पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ सकता, बट दुनिया की मानी जानी और सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी कि वो इलेक्शन में लड़ सकते हैं। दे थिंक ही इज गुड इनफ, दे थिंक ही इज इनोसेंट इनफ, क्योंकि किसी अदालत ने अभी तक उन्हें मुजरिम साबित नहीं किया है। और बिलाल साहब शायद भूल रहे हैं ये एक जस्टिस का नियम, innocent until proven guilty। ओके। अब मुनीब साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। ये थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी, आपने जनरल फैज़ के हवाले से जो बात की कि जनाब म्यूटिनी इन द आर्मी, इस हवाले से भी इनके ऊपर बड़े सवेर चार्जेस हैं। और मेरे ख्याल में वो जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज आई थी और वो जो सेकंड पैराग्राफ था, पोस्ट रिटायरमेंट जो एक्टिविटीज थी, मेरे ख्याल में इशारा जो है वो आपका उस तरफ था। इसके ताने बाने, इस म्यूटिनी, एलिज्ड म्यूटिनी आई शुड से, इसके ताने बाने के कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी जुड़ते हैं जाके, या नहीं ये बेसिकली उनका एक इनफरादी फेल था जिसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं, या मतलब समाज चल रही है? मेरे ख्याल में मंसूर साहब, इसका बाय ऑल मीन्स जो इंटेंट है या जो नज़र आ रहा है वो यही कि इसके ताने बाने यही तासुर है कि वो जुड़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या इमरान खान साहब से। और बेसिकली इसको आप थोड़ा सा पीछे ले जाइए, ये 2022 से ये सारा सिलसिला शुरू होता है। और जो बेसिकली लड़ाई है, अब वो किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, बट वो फैक्ट्स हैं, अब वो तो तब्दील नहीं हो सकते। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने। उन्होंने टूथ एंड नेल इसको अपोज किया। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब वाज वन ऑफ देम। इमरान खान साहब फॉर दैट मैटर नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने। हैंस उन्होंने फिर अपनी पूरी एक वो जो कैंपेन थी उनकी अपॉइंटमेंट से पहले, उसके अंदर वो ये बात कहते रहे कि ये वो आर्मी चीफ लाना चाहते हैं जो इनकी करप्शन छुपाएं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो बहुत सी चीज़ें हैं। ये बात इमरान खान साहब को भी पता थी कि ये इट्स अ हाई रिस्क गेम, और अगर ये मतलब ये काम उल्टा पड़ गया तो फिर बड़ा काम ख़राब होगा। बहसीत एक सहाफ़ी मुझे इस बात का इदराक तो उस वक्त था जब ये हो चुका था, जब जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन गए, तो आई कुड सी कि यार अब इट्स ऑल डाउन हिल। इमरान खान साहब विल हैव टू फेस द ब्रंट। ये इसका इम्पैक्ट भी आएगा और इसका बड़ा बुरा ब्लो बैक आएगा पूरी पीटीआई के ऊपर। वो आया भी टाइम एंड अगेन। मैं मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम्स में भी, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं ये कहता रहा कि पीटीआई बहुत तगड़ी ताकतवर जमात है, बेशुमार ग्रास रूट लेवल पे भी बहुत मजबूत हो चुकी है। इमरान खान अपनी ऑल टाइम पीक के ऊपर है, लेकिन पीटीआई सफ़र करेगी बुरी तरह इलेक्शंस के अंदर, जो कि पीटीआई ने किया। अब इशू ये है कि जो ताल्लुक जो म्यूटनी वाली बात का आप कह रहे हैं, इसका ताना बाना भी इम्प्रेशन तो यही दिया जा रहा है कि जी वो तहरीक इंसाफ से मिलता है, बिकॉज के इम्प्रेशन जो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद लोगों में देते रहे वो ये कि जी खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर जो इस वक्त क़यादत है वो उनको पूरी फोर्स की या पूरे अपने जो साथ लोग हैं उनकी सपोर्ट हासिल नहीं है, वो तनहा है खुदा न खास्ता, या इस तरह की बातें वो करते रहे। कि मैं इसलिए केयरफुली बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू गेट। सो उसके बेसिस के ऊपर अब उसका ताल्लुक किस तरह से जोड़ा जाएगा इमरान खान साहब से या तहरीक इंसाफ से, दैट कुड बी एनीबडीज गेस। बट प्रॉब्लम एरिया मैं दोबारा कहूँगा मंसूर साहब, मैं आप या हम सारे जो इस प्रोग्राम में बैठे हैं, हम बहुत ज़्यादा अपने आप को कंज्यूम कर रहे हैं, या ये जो लीगल डिबेट और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट और इन चीज़ों के अंदर, वेयर एज the state of affairs or the ground reality of the country, it's divorced from the law and the constitution itself. इस वक्त जो हालात हैं, this is all about issues और शख्सियात और मामलात और प्रॉब्लम और ख़राबी, और एक बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग इशू चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने थोड़ी सी कोई सैनिटी कहीं प्रिवेल ना की, so it's going to lead us to a very precarious. Define sanity, मुनीब साहब। बात यह है, सैनिटी दोनों, सैनिटी कभी भी मंसूर साहब वन साइडेड नहीं होती। किसी भी लड़ाई के अंदर ना, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर दोनों फ्रीक जो होते हैं, अगर एक चीज लॉन्ग स्टैंडिंग चल रही हो, इसका मतलब है दोनों को अपनी खुद को रिपोजिशन करने की जरूरत है। आप दो क्यों कह रहे हैं भाई? आई वुड से कि आप दो क्यों कह रहे हैं, तीन क्यों नहीं कह रहे? मतलब यहाँ पे तो एक खान साहब हैं, एक एस्टैब्लिशमेंट है और एक हुकूमत भी तो है। हुकूमत को आप फरीक नहीं मान रहे?
नहीं, हुकूमत तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है जी। अच्छा, आप उसको एक ही प्लेयर समझ रहे हैं, वजह से हुकूमत में नहीं मैं देखिए, जैसे 2018 में इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब एक ही थे, इसी तरह 2024 में आज की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक ही है। ठीक है। तो इनको आप ये इनएक्सट्रिकेबल चीज़ें हैं, इनको आप, मुझे पता है आप मुझे फंसाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं फंसूंगा। नहीं, आप छोटे बच्चे हैं, मैं आपको तो नहीं, आपकी पूरी ट्राई है कि मैं मतलब सही सलामत ना पहुंचूं अब कहीं किसी जगह पर, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं आपके प्रोग्राम में कह के जा रहा हूं कि मेरे साथ कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार मंसूर अली खान होंगे। बहुत अच्छे। लेकिन दैट टू ऑन अ लाइटर नोट, बट मैं ये जरूर कह दूं भाई, आजकल तो मुनीफ साहब आजकल तो मेरे ख्याल में रिवायत चली हुई है, कुछ भी बुरा हो तो खान पे डाल दो। मेरे नाम के एंड पे भी खान आता तो आप मेरे पे डाल दें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। कियानी साहब, ये सर, ये जो कुछ भी हो रहा है, मुझे ये मुनीफ फारूक साहब ने जो मंजर कशी की है और जो हमें सूरत हाल बताई है, अब मुझे एकदम इस सारी चीज़ में याद आया कि अगर ये कोई अलेज्ड म्यूटनी या बगावत के अगर ताने बाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलते हैं तो मुझे नहीं पता इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है। लेकिन आज से चंद हफ्ते पहले आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप लोगों से मुराद आपकी हुकूमत ने, और हमें बताया था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं आप लोग। वो कहाँ गई वो पाबंदी, वो कहाँ गई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो किधर गया वो रेफरेंस जो आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजना था? वो ख़त्म हो गई कहानी या अभी भी मतलब वो मौजूद है टेबल के ऊपर, वो ऑप्शन मौजूद है? मंसूर साहब, आपको याद होगा कि उस मामले के ऊपर फिर हुकूमत ने ये कहा था कि अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करके उस पर कोई हतमी फैसला होगा। ठीक है। तो जब भी कोई इस तरह का इत्तफाक हुआ एलाइज के साथ तो वो हो जाएगा जी। मगर देखिए, बात यह है, बैन और नो बैन, वन थिंग इज़ वेरी क्लियर। 9 में एक नहायत अफसोसनाक दिन है जिस दिन संगीन जराइम हुए, और खान साहब ने एतराफ़ किया कि उस दिन की कॉल इन्होंने दी। आप उसको पुरअमन कहें, PTI के पुरअमन एहतजाज इस तरह के ही होते हैं। वो उस दिन एक इंतहा थी, हम 10 साल से इसी तरह के पुरअमन एहतजाज देख रहे हैं। सड़कों पे भी अमली तौर पे इन्हीं के लोग नज़र आए, उन सब वीडियोज़ में करते हुए, लोगों को लीड करते हुए, उकसाते हुए, और इवेंचुअली तोड़फोड़ भी इन्हीं के कारकुन करते हुए नज़र आए। तो देखिए, ये तो हुआ है। और दूसरी बात, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेयर बानो साहिबा ने बड़ी वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स को मिसाल बनाते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, खान साहब वहाँ पे तो चांसलरशिप के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं। तो उसी वेस्ट के अंदर 31 अगस्त या 31 जुलाई 1 अगस्त को गालिबन यूके में राइट्स हुए थे, जिसके 1-2 दिन बाद वहाँ के वज़ीर आज़म ने कहा था कि अरेस्ट विल फॉलो, चार्जेस विल फॉलो एंड सेंटेंसेस विल फॉलो। और उसके हफ्ते के अंदर अंदर 600 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे, 150 से ज़्यादा लोग चार्ज हुए थे, और 32 से ज़्यादा लोग हफ्ते के अंदर अंदर ही सेंटेंस भी हो गए थे, 2-3 साल की सजाएं हो गई थी। और इससे जराइम इससे कम थे और इससे इतने संगीन नहीं थे जितने खान साहब और उनकी जमात और उनके लोगों ने किए भी हैं और करते हुए नजर भी आए हैं। तो देखिए, अगर वहाँ के स्टैंडर्ड्स यहाँ पे अप्लाई हों तो खान साहब एंड दिस पार्टी एंड ऑल दीज पीपल दैट यू सी ऑन द वीडियोस शुड हैव बीन कन्विक्टेड अ ईयर अगो। तो उनको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आज ये बैठ के यहाँ पे मुर्गियां खा रहे हैं और इलेक्ट्रिक टूथब्रशों की शिकायत कर रहे हैं, बजाय इसके कि दे शुड हैव बीन कॉन्विक्ट्स राइट नाउ अ ईयर अगो। मेहरबान साहब। जी बिलाल, आप शायद भूल रहे हैं, वहां पे जो कॉन्सेप्ट है रेन सुप्रीम ना, वो है रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ की तो बात हम भी करते हैं, एंड द फैक्ट कि हफ्ते के अंदर कन्विक्ट हो गए, इसका मतलब है कि अदालतों में शवाहिद पेश किए गए, वहां पर लातादाद झूठे पर्चे नहीं हुए, उन्होंने शवाहिद ठोस पेश किए क्योंकि वो एक जुर्म हुआ था, उनके पास एविडेंस था, और सेंटेंसेस कैरी आउट हुए। यहाँ पर तो यही तो हम कह रहे हैं, 15 माह हो गए हैं, आपने केसेस बोगस तो ढेर सारे बनाए हैं, दर्जनों के हिसाब से बनाए हैं एक बंदे के खिलाफ, मगर आज तक एक भी आप प्रूव नहीं कर सके। तो ये अगर आपने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलना है तो हम तो यही कह रहे हैं, आप जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, आपका पूरा जस्टिस सिस्टम जहां से आपने उठाकर यहाँ लगाया हुआ है, उसके ऊपर चले ना, रूल ऑफ लॉ के ऊपर चले। जो आपकी पीनल कोड कहता है या जो आपके क्रिमिनल लॉ कहता है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कीजिए और बेशक सजा दीजिए। खान साहब ये कह चुके, अगर आपके पास शवाहिद हैं, सीसीटीवी फुटेज आप अदालतों में पेश कीजिए, जो आप कहते हैं उसके अंदर जो गुनाहगार है उसको जरूर सजा दें। हम ये नहीं कह रहे कि गुनाहगार को आप बेगुनाह कहें, मगर हम ये कह रहे हैं कि बेगुनाह को बेजा गुनाहगार ना कहें जब तक आपके पास शवाहिद ना हो।
और मैं एक और चीज भी कहना चाहती हूँ, मुनीब साहब की बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू थी जिसपे एक तो उनकी पेशन गोई जो थी कि पीटीआई विल सफर इन द इलेक्शन, वो शायद गलत साबित हुई। पीटीआई सफर नहीं की इलेक्शन में, पीटीआई को बड़ी पजीराई मिली, मगर इलेक्शन कमीशन का हाँ कुछ इस तरह इकदामात थे कि उन्होंने हेरा फेरी से पीटीआई को बाहर रखा। और जहां तक मुनीब साहब देखें ग्राउंड रियलिटीज हैं, मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। जो ग्राउंड रियलिटीज पाकिस्तान की है ना, उसको हम सबको देखना होगा एंड लेट सैनिटी प्रिवेल। पर ग्राउंड रियलिटीज क्या है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, दीज आर ऑलवेज द ग्राउंड रियलिटीज कि जोर और जबर से मुल्क नहीं चला करते। पाकिस्तान जिस नहज पर है और जो माशी बहरान है, जो मुश्किलात हैं, आपको लगता है कि लोगों को बंद करके, इंटरनेट को बंद करके, फजूल बहाने करके, हर इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क करके, यूट्यूबर्स को उठा के, लोगों को गायब करके इस तरह मुल्क चल सकता है? असल ग्राउंड रियलिटी तो ये है, सैनिटी हैज टू प्रिवेल। आप अदालतों को अपना काम करने दीजिए, लेट द लॉ स्पीक, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। मुनीब साहब, ये लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, अदालतों को काम करने दे। आज वैसे इसके ऊपर भी जरा ये जो मेहर बानो साहिबा फरमा रही हैं, इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ अदालतों को काम करने की जहां तक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने तो आज एक अदालत को काम करने से रोक दिया कि जनाब वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का मामला है, इसके ऊपर मजीद अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। जरा आप उस पर भी काइंडली कॉमेंट कर दीजिए मुनीब साहब। जी बिल्कुल, मैं उस पर ज़रूर कमेंट करता हूँ। एक बात जो मैंने अभी इस तरफ इशारा मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने फरमाया, देखिए मैंने जो सफ़र करने की बात की ना, सफ़र इन द सेंस कि आप वोट लेकर भी, वोटर भी निकला, वोट भी डले। मैं खुद वोटर हूँ, मैं निकला, मैंने तो अपनी आंखों से देखा जिस तरह से लोगों ने निकल के वोट डाला। इशू ये है, जब मैं कहता था सफ़र करेंगे तो सफ़र ये करेंगे कि वोट डाल के भी आप हुकूमत नहीं बना पाएंगे और हुकूमत नहीं बनाने दी जाएगी। ये सफ़र था जो कि तहरीक इंसाफ ने किया। ये आई कुड सी इट कमिंग, बाकी किसी को नज़र आता था या नहीं आता था, दैट वाज देयर प्रॉब्लम, बट आई कुड सी कि ये होने जा रहा है। ठीक। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जो अभी लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, दीज आर ऑल वेरी गुड स्टेटमेंट्स, यू नो, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, बट द प्रॉब्लम हियर इज मंसूर साहब कि जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो हम खुद को बहुत सी चीज़ों से मुबर्रा समझ लेते हैं। जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो फिर आपको कन्वीनियंट लगता है, वो कहते हैं ना, व्हाट इज़ राइट इज़ ऑफन फॉरगॉटन बाय व्हाट इज़ कन्वीनियंट। कन्वीनियंट लगता है कि यार किसी की गाड़ी में हेरोइन डाल दे, कन्वीनियंट लगता है कि यार तुमसे शहजाद अकबर, तुमसे फलाना बंदा नहीं पकड़ा जाता, अभी देखो मैं उसे कैसे जनरल फैज़ हमीद को कहता हूँ अभी फलाने बंदे को पकड़ते हैं, किसी एक केस में बुलाते हैं, दूसरे में पकड़ते हैं। तो हर दफ़ा जो अलाउ मी टू से जो इंसैनिटी का लेवल होता है ना, वो इंक्रीज होता जाता है। हमें लगता था कि 2018 में हम देख रहे थे इधर उधर सारा कुछ, हम भी साफ़ी थे, आप भी साफ़ी हैं, नज़र आ रहा होता था कि किस तरह से क्या हो रहा है और सबको पता था क्या हो रहा है। 2024 में उससे कई नॉच ऊपर चला गया सब कुछ, और जो अब हो रहा है वो भी हम इधर उधर देख रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपके मुल्क की सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट के साथ, एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आती रहेंगी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मदद से अपने इक़्तिदार को परपेचुएट करने की कोशिश करती रहेंगी, तब ये सब कुछ होगा। आज हम अदालत के हवाले से दुरुस्त कह रहे हैं कि जी अदालत ने एक और दूसरी अदालत को, मातहत अदालत को अपना काम करने से या कोई फैसला देने से रोक दिया है, एक और अदालत ने भी ट्रायल कोर्ट को फैसला देने से रोका है। सो ये चीज़ें तो बिल्कुल होती हैं, लेकिन हम इसी मुल्क में देखते हैं ना कि यहाँ पर एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आता है, वो भेजती उसे एस्टेब्लिशमेंट है, उस वक्त की पूरी गवर्नमेंट उसे ओन करती है। शहजाद अकबर साहब का ARU कहता है जी हमने तो सिक्का बंद केस बनाया हुआ है, इमरान खान साहब, प्रेसिडेंट हाउस, सब कुछ भेज देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब हुकूमत चली जाती है बाद में वो कहते हैं वो गलत था, वो हम क्या करते हैं, हमें तो वहाँ से आया था। प्रॉब्लम ये है कि जब हम इक़्तिदार के अंदर होते हैं तो हमारे उसूल अलग होते हैं, जब हम इक़्तिदार से निकल जाते हैं तब हमारी कन्वीनियंस अलग होती है, तब हमें असूल, प्रिंसिपल्स, हर चीज़ याद आ जाती है। और ये जब तक हम इस अलाउ मी टू से इस हिपोक्रेसी से बाहर नहीं आएंगे मंसूर साहब, और हम की बात कह रहा हूँ कि मैं और आप इक़्तिदार में तो नहीं आ सकते ना, हम तो कोई सियासी लोग नहीं हैं। वो लोग जो इलेक्शंस लड़ते हैं, जो हुकूमतें बनाते हैं, जो इस मुल्क के वज़राए आज़म, वज़राए आला बनते हैं, जब तक वो ये काम नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो इन चीज़ों का सहारा लेना नहीं छोड़ेंगे, आप यकीन माने हम इसी जगह स्क्वायर वन पे खड़े रहेंगे। यार मुनीब साहब, सबसे पहली बात तो इंसैनिटी का लेवल ज्यादा होगा। मुनीब साहब, ऑन अ लाइटर नोट, ये जो भी आपने थोड़ी देर पहले बात की ना, आप और मैं तो इक़्तिदार में नहीं आ सकते भाईजान, ये सिलसिला भी शुरू हो गया है, सहाफ़ी अब आना शुरू हो गए हैं, ठीक है।
सहाफ़ी जो है वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स भी बनना शुरू हो गए हैं, सहाफ़ी एक वजीर दाखिला भी बन चुके हैं, सहाफ़ी पीसीबी चेयरमैन भी बनते हैं। उम्मीद रखते तो हैं हाँ, आप इतनी जल्दी उम्मीद ना हारिए। लेकिन आपने जो पॉइंट किया, मैं आई वांट टू डिस्कस, बिलाल कियानी साहब से भी सवाल करेंगे। मुनीब साहब ने जो कुछ सुनाया है अभी, जो एनालिसिस दिया है, क्या ये सिर्फ पीटीआई के ऊपर लगता है या नून लीग के ऊपर भी लगता है? कि कियानी साहब से इसके ऊपर भी सवाल करते हैं। एक ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मुनीब फारूक साहब तज्जिया दे रहे थे और वो फरमा रहे थे कि जनाब हमारे यहाँ पे हिपोक्रेसी होती है कि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो ख्यालात कुछ और होते हैं, जब हुकूमत में जाते हैं तो ख्यालात कुछ और होते हैं। बिलाल साहब, ये थोड़ी देर पहले जो आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश की बात कर रहे थे, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मुनीब साहब जो है वो आपको एक हिंट दे रहे हैं कि कल को ऐसा ना हो कि आप भी इलेक्ट्रिक टूथब्रश या आपके पार्टी के रहनुमा इलेक्ट्रिक टूथब्रश मांग रहे हों या AC डिमांड कर रहे हों या ट्रेडमिल मांग रहे हों। तो सर, आज जो हैं अंदर उनके साथ अच्छा सलूक कर लें, क्योंकि आपको पता है कल को हो सकता है आप लोगों की बारी भी आए। मंसूर साहब, देखिए, हम कोई अच्छे या बुरे सलूक में बिलीव नहीं करते। आवर इंटरेस्ट इज नॉट इमरान खान। अच्छा, देखिए, हमारा इंटरेस्ट अवाम के मसाइल हैं। आप आते हैं, हम शोज पे आप आके कहते हैं जी खान साहब के साथ जेल में अलीमा खान ने ये बात की, हम आके एक मौक़िफ़ दे देते हैं। मगर बुनियादी तौर पे ऑनेस्टली ना हमारी जमात ना हमारी हुकूमतों का इंटरेस्ट इसमें है कि खान साहब आज क्या कर रहे हैं। खान साहब बिल्कुल इससे बरक्स थे। खान साहब मुसल्लत शुदा जब वज़ीर आज़म थे तो उनका बुनियादी शौक यही था कि वो एक थाने के SHO थे और वो एक चेयरमैन नैब की एक प्रॉक्सी थे, और वो जावेद इकबाल को ब्लैकमेल करके वो पूरा दिन यही ख्याल रखते थे कि राना सनाउल्लाह की डिग्गी में हेरोइन किस तरह डालनी है, नवाज शरीफ को जेल में किस तरह अजियत दिलवानी है, शहबाज शरीफ को किस तरह कुर्सी ना मिले कि वो नमाज ना पढ़ सकें, मरियम नवाज को किस तरह रात के 12 बजे छापा मरवाना है उनके कमरे के अंदर। बिलाल खान साहब का ये शौक पूरा था और उन्होंने पूरा किया। अमेरिका में जाके ऑडियंसेस को बताना कि मैंने नवाज शरीफ का AC उतारना है। खान साहब का शौक बात यह है, हमारी क़यादत ना इन चीजों की बात करती है, ना ही इन चीजों पर फोकस। बिलाल साहब, बात यह है कि जो सेइंग कि इमरान खान साहब आप लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, लेकिन मैं कल से लेकर अब तक जो मैंने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें देखी हैं, मतलब वजीर दाखिला बलोचिस्तान जो है वो रऊफ हसन के चैट के ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपके मुख्तलिफ लोगों ने रऊफ हसन के उस चैट के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी करण थापड़ के साथ जो है वो ये चैट क्यों हो रही थी। यू थिंक कि ये बाकी इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि जी करण थापड़ के साथ जो है वो रऊफ हसन ने? मंसूर साहब, देखिए दोनों चीजों में दोनों चीज़ों में तफरीक करें। बताइए। जहाँ पे एक जमात प्रोपागेंडा करेगी और इस तरह की काम करेगी और 9 मई जैसे जराइम करेगी, तो वो जराइम बिल्कुल हम सबका पॉलिटिकली भी और एट गवर्नमेंट लेवल भी बिल्कुल इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू अस। और उसके अंदर कोई भी प्रोपागेंडा करके ये पतली गली से निकलने की कोशिश करेंगे तो वो हम इनको नहीं निकलने देंगे। क्या खान साहब को जेल में क्या उनको टूथब्रश मिलता नहीं मिलता, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। जेल मैन्युअल है जी, जो उनको हक में इनको चीज़ें मिलती हैं, ये अपना शौक पूरा करें। बाकी बुनियादी तौर पर हमारा फोकस यही है कि मुल्क के जो मुआशी मसाइल हैं, दिस वाज नॉट माय क्वेश्चन बिलाल साहब। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन जो बिजली का रिलीज भी है, ये सी की कड़ी है बिलाल साहब, मेरा क्वेश्चन ये था, वी आर ऑफ अ डिफरेंट। हम ये बात नहीं करते कि आलू प्याज और टमाटर की कीमतें हमारा काम नहीं है, हम हरगिज ये बात नहीं करते। हम अपनी 13 से 18 की ओनर की परफॉर्मेंस भी ओन करते हैं, अपनी 22 और 23 की हुकूमत की परफॉर्मेंस भी ओन करते हैं। इनकी तरह नहीं कि वही घिसी पिटी तकरीर आज भी करते हैं। 4 साल ये इक्तदार में रहे, आज तक अपने इक्तदार की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर सकते। आप लोग हमारा आई एम प्रीटी श्योर बिलाल साहब डिलीवरी वाली हुकूमत है, पे फोकस रखते हैं। इसमें आप बिलाल साहब आई एम प्रीटी श्योर फिर उसके बाद फायरवॉल जो आप लोग लगा चुके हैं या लगा रहे हैं, आप उसको भी ऑन करते हैं फिर, एक्सेप्ट दैट? मंसूर साहब, देखिए उसके हवाले से IT मिनिस्टर ने कल एक प्रेस टॉक कर दी है, उन्होंने एक बयान दे दिया है। शी इज बेटर इन्फॉर्म्ड। उन्होंने मेरे इल्म में जी कोई ऐसी फायरवॉल या ऐसी चीज नहीं अच्छा, है। चले, बाकी इंटरनेट स्लो डाउन के इशू को उन्होंने एड्रेस किया। मैं क्वेश्चन जो एक्चुअली करने लगा था, मैं आपसे ये राय लेना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ जो 2 लोग दीगर बैठे हुए ना, ये मेहरबानो कुरैशी साहिबा, बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन ये भी हमारी माजी की कॉलीग रही हुई हैं। इन्होंने भी मीडिया में, टेलीविजन चैनल में काम किया हुआ है, और मुनीब फारूक साहब खुद भी एक जर्नलिस्ट हैं। मैं बिलाल साहब आपसे पूछना चाहूंगा, रऊफ हसन ने करण थापड़ के साथ राब्ता करके जुर्म किया है? देखिए मंसूर साहब, मैंने भी वो सुर्खी देखी है, मगर आई थिंक टू द एक्सटेंट ऑफ जस्ट
राब्ता तो शायद इटसेल्फ अलोन वुड नॉट बी सफिशिएंट, मगर अगर उस राब्ते के बाद अगर उनकी जो एक मुस्तकिल इस जमात की रवायत रही है कि बाहर से सेल्स को एक्टिवेट करके पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडास करना, इंक्लूडिंग आर्मी के खिलाफ, जवानों के खिलाफ, शुहदा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, जो उनकी एक रवायत रही है, अगर उस तरह की चीज हुई है तो यकीनन दैट शुड बी लुक्ड इनटू। मैं फिर से दोहराऊंगा, देखिए पीटीआई हैज अ वायलेंट हिस्ट्री। पिछले 10 सालों में बार बार तोड़ फोड़ का मलबा इनके ऊपर आता है, बार बार वायलेंस का मलबा इनके ऊपर आता है, बार बार सोशल मीडिया पे मैलिस के साथ प्रोपेगेंडा इनके ऊपर आता है। इसलिए आप इन चीज़ों को, अगर कोई और शख्स पीटीआई के सियासी लिबादे को हटा के ये काम कर रहा होता या कोई और ग्रो ये काम कर रहा होता तो आप कहते हैं ये लोग बाहर फिर किस तरह रहे हैं, लेट अलोन सिटिंग ऑन टॉक शोज और बैठ के आज आईन के अलम बरदार बन रहे हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें कर रहे हैं। ये घिनौना मजाक है। मेहरबानो कुरैशी साहिबा जो है ना वो इस वक्त तकरीबन फटना चाह रही हैं और बयान इसके ऊपर देना चाह रही हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और जरा रोकूंगा। मुनीब साहब, मैं जरा इस पे आपका भी कमेंट चाहूंगा, बीइंग अ जर्नलिस्ट। रऊफ हसन साहब ने गलत किया सर करण थापड़ से रब्ता करके? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, और ये बड़ी अजीब बात थी। मुझे जो उसके अंदर अजीब एलिमेंट ये लगा, ठीक है किसी भी सियासी जमात के लोगों का बहुत से जो आई थिंक जो जर्नलिस्ट होते हैं विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, राब्ता रखना तो वो तो कोई इतनी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं है और वो इसमें कोई बात भी नहीं है अगर वो उनसे मौक़िफ़ ले रहे हैं ये वो। हाँ, अगर ये साबित होता है जी कि उसके अंदर वो कोई एक पूरी कैंपेन चला रहे हैं और ऐसी चीज़ फीड कर रहे हैं विच इज़ अगेंस्ट द फैक्ट्स, और एक किसी पर्सनैलिटी को या किसी इदारे को या किसी इदारे के सरबराह को वो एक बाकायदा उनके खिलाफ कोई एक कुछ प्रिंट करवा रहे हैं बेस्ड ऑन थिंग्स विच डू नॉट एग्जिस्ट, तो वो एक और चीज़ है। बाकी मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जब से जेल के अंदर हैं, इवन आई थिंक बिफोर दैट बेशुमार पब्लिकेशंस आई हैं, बेशुमार चीजें प्रिंट हुई हैं पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर। मेहरबानो साहब, किस चीज को कैसे रोक सकते हैं? मेहरबानो साहबा, लेकिन बिलाल कियानी साहब को जो है ना वो ये है कि आप लोगों की हिस्ट्री बड़ी ख़राब है। आप लोग हिस्ट्री में जो है वो तकरीबकारी है जिसकी वजह से आपके ऊपर जो है वो इतनी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। इसका क्या जवाब है? कहना शायद बट बात जो कर रहे हैं एसएचओ के थानेदार की, देखिए असल में इनका बदकिस्मती ये है, रोना ये है कि इनके पास एक एसएचओ के भी इख्तियारात हैं नहीं हुकूमत के पास, तो ये इनके हाथ पैर बंधे रहे हैं। अगर इनके पास 9 मई आपके ख्याल में क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? क्योंकि 9 मई के केसेस अगर आगे बढ़ेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा और फिर हुकूमत के पास कोई बयानिया ही नहीं बचेगा। अब देखिए आप इनसे जो सवाल पूछते हैं ये ले दे के सिर्फ 9 मई करते हैं, उसके आगे तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब इंटरनेट की बंदिश के ऊपर जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि इफ शज़ा फातिमा इज बेटर इन्फॉर्म्ड, तो इसका मतलब है इस हुकूमत में कोई इन्फॉर्म्ड ही नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है कि एक फायरवॉल होता क्या है, उसका इस्तेमाल क्यों होता है, एक वीपीएन क्या होता है और वीपीएन क्यों इस्तेमाल होता है। वीपीएन के इस्तेमाल से इंटरनेट की स्पीड बिल्कुल कम नहीं हो सकती। वीपीएन एक बहुत नॉर्मल चीज है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये अक्सर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो एक प्राइवेट सिक्योर लाइन के लिए जो घर से भी काम करते हैं, दे यूज दैट एंड पूरी दुनिया में यूज होता है, उससे इंटरनेट की स्पीड मुतासिर नहीं होती है, कहीं पे भी नहीं हुई है। तो ये बिल्कुल ही बेहतर होता कि अगर कोई माकूल बहस इनके पास नहीं थी तो उसके ऊपर आईटी मिनिस्टर साहिबा चुप रहती। इतनी नामाकूल बहस या रीजन देने का तो कोई तुक नहीं बनता था। पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो बहुत बेहतर जानते हैं कि इंटरनेट, वीपीएन, फायरवॉल्स किस तरह चलती हैं। वो ये बयानिया नहीं खरीदेंगे और नहीं बिक रहा इनका ये बयानिया। उसके बाद बिलाल साहब जो 13 और 18 की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, आई एम सो ग्लैड दैट यू ओन इट, क्योंकि वो 13 और 18 की परफॉर्मेंस ही है कि जिसका तज़किरा मियां साहब ने किया कि कैसे उन्होंने 104 रुपए को डॉलर 4 साल रखा और पाकिस्तान के 25 से 30 अरब जो हैं उसको उन्होंने आग लगा दी जस्ट टू डू दैट। उसके बाद जो आईपीपीज के कुछ मुआहदे हैं कि जिसकी वजह से आज आपको सब्सिडी देनी पड़ गई और बिजली इतनी महंगे दामों बिक्री है, वो भी आपकी परफॉर्मेंस का हिस्सा है। और अगर आप परफॉर्मेंस को ओन करते हैं तो आज की परफॉर्मेंस भी ओन करें। आपकी परफॉर्मेंस की वजह से इस दफा कॉटन ग्रोअर जो है 50% कम कॉटन उगा रहा है, क्योंकि
जो आपने वीट पॉलिसी के साथ किया, आपने किसान की कमर तोड़ दी, उनके पास पैसा ही नहीं है। इसका एक और जो है मलबा जो है वो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे गिरेगा, जो ऑलरेडी बंद हो रही है। आपने देखा फैसलाबाद में 100 और यूनिट बंद हुए। तो इनकी तो ये परफॉर्मेंस है। आईटी सेक्टर को ये तबाह कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह कर चुके हैं, आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो भी तबाह हो रही है। इट्स रैपिंग अप, पाकिस्तान इज गोइंग रैपिडली टुवर्ड्स डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनकी नाकिस पॉलिसीज की वजह से। ये है इनकी परफॉर्मेंस। सो आई एम सो ग्लैड दे ओन इट। बिलाल साहब, मेरे ख्याल में आप इसका जवाब देना चाहेंगे, ये तो तबाही फिर रही है सर। मंसूर साहब, गुजारिश है, एक तो मज़े की बात ये है कि मेहर बानो साहिबा ने ना एक डिस्टॉर्टेड एनालिसिस ऑफ आर गवर्नमेंट से साइड, उसको मैं एड्रेस करता हूँ। मज़े की बात ये, इन्होंने फिर से अपने लीडर की तरह अपनी हुकूमत के 4 साल के ऊपर ये नहीं जुमला कह सकते। इनकी वही तकरीर है पुरानी, पनामा शनामा बकवास लटरम पटरम, इनके पास वो बातें ही नहीं है। 4 साल बाद ना खान साहब, दे प्रिटेंड लाइक दे वर नेवर इन गवर्नमेंट एंड राइटली सो। दैट्स एक्चुअली वेरी क्लेवर पॉलिटिक्स, बिकॉज इतनी तबाही फेरी इन्होंने उन 4 सालों के अंदर कि वो नहीं है कोई बात करना चाहते, उस टॉपिक को अवेट करते हैं। तो उस पर मैं मुबारकबाद देता हूँ मेहर बानो साहिबा को कि उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन की स्क्रिप्ट अपनी जमात की पूरी फॉलो की। देखिए हमारी जो 5 साल की कारकर्दगी 13 से 18 के दरमियान, मेहरबाना साहबा नहीं, अब आप गुजारिश है जरा तसल्ली से सुन लें, आपकी रिवायत पुरानी है कथा कलामी की, मगर इस दफा जरा सब्र कर लें। नहीं, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट मेहरबानो साहिबा, जस्ट लेट वन शो गो वेयर यू डोंट इंटरप्ट मी, वन शो, लेट दिस बी दैट शो, दिस इज माय रिक्वेस्ट। देखिए 13 नहीं, आपने बेताशा झूठ बोले, मैं सब्र से सुनता रहा हूं। अब आप काफी टॉक शोज कर चुकी हैं, मेरी गुजारिश है अब थोड़ा सा, फॉर वंस, आई मीन योर ब्रदर इज बेटर एट दिस, baby learn from him, we all wait for our turn, I would request you to do the same. नहीं, I will, नहीं, देखिए, you will interrupt me, they say there has not been a single show and I seriously think ये आप अपनी जमात की एक रवायत बरकरार रखती हैं, डोंट इंटरप्ट मी प्लीज। आप बेतहाशा झूठ बोली अभी मेरी हुकूमतों के, हमारी जमात की हुकूमतों के बारे में। मैंने सब्र से सुन के अपनी बारी का इंतजार किया जब तक मंसूर साहब ने बात नहीं की। आई वुड सजेस्ट यू डू द सेम। तो देखिए दूसरी बात यह है कि 13 से 18 की हुकूमत के दरमियान बिल्कुल हम अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस ओन करते हैं जी। 20 घंटे की लोड शेडिंग की खात्मा हम बिल्कुल ओन करते हैं, 6% ग्रोथ हम बिल्कुल ओन करते हैं, महंगाई की कमी 3.9% पे इन्फ्लेशन थी जब हम छोड़ के गए थे, 2.3% पे खाने की अशिया की महंगाई की शरह थी जब हम छोड़ के गए थे, हम बिल्कुल ओन करते हैं। IMF का प्रोग्राम पहली दफ़ा मुकम्मल हुआ था और पाकिस्तान टेक ऑफ स्टेज पे था, हम बिल्कुल ओन करते हैं। उसके बाद 2022 में आके हम इमरान खान की हाथ से लगाई हुई आग, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम खुद तोड़ के पाकिस्तान के डिफॉल्ट की तरफ धकेला, उसको संभालने की भी जिम्मेदारी, IMF का प्रोग्राम को रिवाइव करने की जिम्मेदारी, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की जिम्मेदारी हम बिल्कुल उठाते हैं। सैलाब की आफत जब उसके बाद आई, फाइनेंशियल चैलेंजेस के बावजूद उसको भी टैकल करने की जिम्मेदारी हम फिर बिल्कुल उठाते हैं। और आज भी मुश्किल हालात के अंदर चादर को देखते पांव फैलाते हुए बिजली के बिलों में रिलीफ भी दे रहे हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर भी इजाफा कर रहे हैं जिससे मुस्तहिक खानदानों को पैसे मिलते हैं, और IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए फिर से हमने एग्री भी किया है। हम बिल्कुल इन चीजों की ओनरशिप लेते हैं और एंड आई कैन कीप ऑन गोइंग, बट PTI कांट। नहीं, वेरी गुड सर, आप इतनी ओनरशिप ले रहे हैं तो 270 का पेट्रोल और 280 का डॉलर भी ओन करते हैं। नहीं, देखिए गुजारिश है कि आज मैं आपको एक और पेट्रोल की कीमत पे मैं आपको बता दूं, फरवरी में जब हम हुकूमत में आए थे उसके बाद से आज पेट्रोल की कीमत उससे कम है। महंगाई की शरह जब हम फरवरी में आए थे तो 23% थी, आज महंगाई की शरह 11% पे है, जो पिछले 2.25 साल की सबसे कम है और इंशाल्लाह मजीद कम होगी। फरवरी की कीमत के अंदर सर, आप फरवरी में तो नहीं आए ना, आज आपके सामने। मगर देखिए भाई, आप मंसूर साहब, आप फरवरी में नहीं आए ना सर, आप ये मत कहना फरवरी में आए, आप एक्चुअली तहरीक-ए-इत्तेमाद के बाद से आए और तब से लेकर आज तक बैठे हुए हैं टेक्निकली स्पीकिंग। नहीं मंसूर साहब, बिल्कुल चलें, आप आ जाइए, फिर इसके ऊपर आ जाइए। हाँ। आप फिर देख लीजिए कि 2018 से 22 के दरमियान मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर उस टाइम पे PMLN ने IMF का प्रोग्राम ना रिवाइव किया होता और डिफॉल्ट से ना बचाया होता तो आज ये 200-300 की रकम 400-500-600 पे होती, और ये हालात श्रीलंका में हो चुके हैं। ये प्रूवन एक रीसेंट एग्जाम्पल है जो मौजूद है। बिल्कुल आप कहें कि एक जमात है, इमरान खान साहब आए हैं, गाड़ी को चला के सीधा खाई में गिरा दी और कहते हैं अब ये गाड़ी ये चला नहीं सक रहे। हमने उसके बावजूद चीजें रिवाइव की, पाकिस्तान में जो रिफॉर्म्स की जरूरत है वो भी किए, IMF के प्रोग्राम भी रिवाइव किए, और जो फौरी इकदाम उठाए जा सकते हैं आवाम को रिलीफ के लिए वो भी हम दे रहे हैं। हम आके ये बातें नहीं कर रहे कि आलू प्याज टमाटर की कीमतें चेक करना हमारा काम नहीं। मुझे इजाजत दीजिएगा, बिल्कुल बिजली की बिलों के अंदर भी जो कीमतें कम कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं, और साथ साथ रोटी की कीमत भी जो कम कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं। मुनीफ फारूक साहब उस वक्त से अपने फोन के ऊपर जो है ना वो आप दोनों के स्टैट्स वगैरह चेक कर रहे हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं कि उनकी क्या राय है। मुनीफ साहब, ये दोनों की परफॉर्मेंस अगर आप कंपेयर करें सर, किसके नंबर ज्यादा हैं?
देखिए बात ये है मंसूर साहब, ये जो इकॉनमी वाली चीज़ है इसके ऊपर तो मैं खैर क्या, आई डो नॉट कंसिडर माई सेल्फ क्वालिफाइड टू कॉमेंट ऑन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ दीज पोलिटिकल पार्टीज़, बट एक बात जो ओवरऑल इम्प्रेशन है ना, अभी जो बात की दोनों अतराफ से जो की गई, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखिए इमरान खान साहब की हुकूमत आई, वो हुकूमत आ गई, ज़ाहिर बात है इख्तियार उनके पास भी नहीं था, वो ज़ाहिर बात है वो भी बैसाखियों के सहारे हुकूमत में आए थे। ठीक। अब आज जो हुकूमत है वो कहती है जी कि हम इख्तियार के साथ आए हैं, लेकिन बसद एहतराम उस हुकूमत के पास भी इख्तियार नहीं है। प्रॉब्लम ये है, और ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है कि हमारी सियासी जमातों के अंदर आप ये देख लीजिए ना कि जब आप विद ड्यू रिस्पेक्ट आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स नहीं ला पाते, या आपके पास या कॉम्पिटेंस नहीं है, या आपकी रैंक एंड फाइल के अंदर जो लोग हैं उनको फिर अपोज किया जाता है कि यार ये फलाना बंदा फाइनेंस मिनिस्टर ना आए, वी आर डन विद हिम, इस बंदे को नहीं लाना। तो इसका मतलब है ना कि देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम। फिर वो प्रॉब्लम कैसा होता है, क्या होता है, अब इस वक्त बड़ी नहीं, लेकिन मुनीब साहब बिलाल कियानी साहब तो उसको ओन कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं जो कुछ भी है आज जो भी नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, हमारे हैं, हम इसको ओन कर रहे हैं, तो देयर ओनिंग इट। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है वो इसको ओन कर रहे हैं, और अगर वो ये समझते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर कोई बहुत बड़ा रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो परफॉर्मेंस है, अब इमरान खान साहब की तकरीबन 3.25 साल की परफॉर्मेंस थी, अब उसके अंदर अगर आप जो कोविड का एक पार्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा बैशिंग हुई, बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, लेकिन मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर मैं एज अ कॉमन पाकिस्तानी उसको वैल्यूएट करूं तो मुझे तो कोविड मैनेजमेंट फिर भी ठीक लगती थी, अच्छी लगती थी कि जी हमने हर चीज़ शट डाउन नहीं कर दी, बंद नहीं कर दी, और कुछ चीज़ें जो इमरान खान उस वक्त कहते थे, आई थिंक हर कोई उन्हें अपोज कर रहा था, वो चीज़ें बाद में लॉजिकल साबित हुई कि यार आप इस मुल्क को शट डाउन एज इट इज़ नहीं कर सकते, बिकॉज आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा और बहुत से मसाइल हो जाएंगे। तो वो चीज़ें तो फ्रैंकली नज़र आती थी कि वो बड़ी बेहतर है और वो अच्छी उनकी मैनेजमेंट हुई है। हाँ बहुत से प्रॉब्लम्स जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर थे, वो फिर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उनके पोस्टर्स बॉयज़ फ्लॉप हुए, तो वो किसकी वजह से हुए? उन्होंने कहा जी मैं बेहतरीन टीम लाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी आए और उनका जो शौक था कि मैंने बाकी सारों को फारिग करना है और अपना इक़्तिदार बढ़ाना है, क्योंकि ये एक 10 ईयर का प्लान है जिसके तहत मैंने इक़्तिदार में रहना है, और फिर मैंने जनरल फैज़ हमीद आएंगे और वो आर्मी चीफ बन जाएंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये एक पूरा सारा कुछ था। ये तो अब कोई इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। तो जब तक अगर आपका फोकस इकोनॉमी के ऊपर है तो फिर फोकस उसी पे रहना चाहिए ना, फिर और चीज़ों के ऊपर इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है। मेहरबान साहब, आखिर में एक जो आप लोगों का 22 अगस्त का जलसा जो प्लान्ड है, उसके हवाले से हुकूमत से NOC वगैरह ले लिया गया है, लेना है कि नहीं लेना, या NOC के बगैर इस मरतबा जलसा करना है? देखिए अदालत ने हमें इजाज़त दी है और उन्होंने जगह भी तयन की है। हमने जो जगह मांगी थी वो नहीं दी, तरनौल कहा है हम वहाँ पर करेंगे। मगर मैं बिलाल कियानी साहब की नॉलेज में ज़रा इजाफा कर दूँ, शायद उनको थोड़ा सा अमनीशिया हो गया है। मैं ज़रा अदाद शुमार बता दूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौरी हुकूमत में, और हम बिल्कुल परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं, आपकी 30 साल की परफॉर्मेंस एक तरफ और हमारी 3 साल की परफॉर्मेंस एक तरफ। सबसे पहले कोविड मैनेजमेंट, जिसको सब तस्लीम करते हैं, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन रही। सेहत कार्ड हमने इंट्रोड्यूस कराया, उससे लोगों की बड़ी बहुत सहूलियात पैदा हुई। उसके बाद GDP ग्रोथ 6.1% पे हम छोड़ के गए। आपकी जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी 7.2% पे थी। आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ था 4.4% पे था। आपका सर्विस सेक्टर ग्रोथ 6.2% पे था। आज वही इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहां पर खास तौर पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तब वो टेक्सटाइल सेक्टर में डबल हो रही थी कैपेसिटी, आज वही जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं वो बंद हो रहे हैं। और जहां तक एग्रीकल्चर का सवाल है, वही एग्रीकल्चर सेक्टर जो 4.4% पे ग्रो कर रहा था, आज वही किसान है कि जिसके पास कपास लगाने का पैसा नहीं है और 50% डाउन है आपकी कॉटन सोइंग। दीज आर जस्ट फैक्ट्स बिलाल, आई एम नॉट मेकिंग देम अप। आपकी जो GDP ग्रोथ है वो आप खुद देख लीजिए। आपकी एक्सपोर्ट्स डबल हुई PTI के दौर में, आज वही एक्सपोर्ट्स हैं। एक IT सेक्टर है जिसको हम देखते थे कि इसको हम 5 बिलियन से ऊपर लेकर जाएंगे, मगर इनकी जो इस तरफा पाशा खुद कह रहा है, जो इन्होंने फायरवॉल, VPN एक्सेट्रा के साथ किया है, आपको इस वक्त $300 मिलियन का नुकसान हो चुका है और ये नुकसान कहीं भी जा सकता। मेरा टाइम, तो ये तो रैपिंग अप द एंटायर सिस्टम। टाइम मेरा ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबान कुरैशी साहबा, बिलाल अज़हर कियानी साहब और मुनीफ फारूक साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।